वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस चैप्टर में हम लोग करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इसमें हम लोग पढ़ेंगे उद्योगों के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सो बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक करके जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। सो एज़ एक रिवाज है, एनसीईआरटी का फर्स्ट ही स्टार्ट होता है एक छोटा सा कहानी से, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि हरीश नाम का लड़का है। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली हरीश वेंट टू अ मार्केट विद हिज पेरेंट्स, दे परचेज्ड शूज़ एंड क्लॉथ्स फॉर। तो दिवाली का टाइम होता है, हरीश अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ कहाँ जाता है? बाजार जाता है। वहाँ पे उसके लिए उसके माता पिता कुछ कपड़े खरीदते हैं और जूते खरीदते हैं। उसकी माँ बर्तन वगैरह खरीदती हैं, कुछ मिट्टी के दिए खरीदती हैं, चाय खरीदती हैं, चीनी खरीदती हैं, ये सब खरीदती हैं। हरीश ऑब्जर्व दैट द शॉप्स इन द मार्केट वर फ्लडेड विथ आइटम्स फॉर सेल। सो हरीश देखता है कि दुकान में बहुत ज़्यादा मतलब सामान भरे हुए हैं, एकदम बिकने के लिए बहुत ज़्यादा सामान उसमें भरे हुए हैं। बाज़ार पूरा भरा हुआ है सामानों से। चीज़ों की बहुत ज़्यादा मात्रा देख के वो क्या होता है? हैरान हो जाता है। उसके फिर जो पापा रहते हैं उसको समझाते हैं कि जो जूते, कपड़े, चीनी ये सब क्या है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में यानी कि बड़े बड़े उद्योग में ये मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं, और छोटे जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं उसमें बर्तन बनाए जाते हैं, और ये जो मिट्टी के दिए हैं ऐसी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पे जो कारीगर होते हैं, जो कुम्हार होते हैं, उनके द्वारा घरेलू उद्योगों में यानी कि स्मॉल हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं आर्टिशंस के द्वारा। सो क्या आपको ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ का आइडिया है? अभी तक आपने जो पढ़ा है इससे आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि इस बार के कैसी इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है? सो आपकी तरफ भी आपने देखा होगा तो आप ये चीज़ रिलेट कर पा रहे होंगे। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ डेफिनेशन दिया, उसको रट लेना है एकदम। सो जो रॉ मटेरियल्स होने के होते हैं, जो कि कच्चे माल होते हैं जिसको कि रॉ मटेरियल्स बोलते हैं, उसको क्या है कि किसी मूल्यवान मतलब कि वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, मूल्यवान उत्पाद में उसको परिवर्तन करना और अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन का क्या करना, मैन्युफैक्चरिंग या वस्तु निर्माण कहा जाता है। इसी को मैन्युफैक्चरिंग या वस्तु निर्माण कहा जाता है। मतलब कि एक तरह से रॉ मटेरियल्स को हम एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के जो बदल रहे हैं उसी को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग, उसी प्रोसेस को कह सकते हैं आप। सो क्या आप जानते हैं कि कागज़ लकड़ी से बनता है? जो चीनी होता है वो क्या बनता है? शुगर केन गन्ने से बनता है। जो क्या कहते हैं, आयरन और स्टील, ये आयरन और एल्युमिनियम और से बनता है। सो क्या आप ये सब भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यार्न इंडस्ट्रीज़ वहाँ से आती हैं। So people employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished good. The workers employed in steel factories, car breweries, textile industries, bakeries, etc. fall into this category. Some people are employed in providing services. In this chapter we are mainly concerned. So यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में कुछ लोग, सो एक्टिविटीज़ के बारे में आपने इकोनॉमिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा, 9th क्लास में ही आपने पढ़ा होगा। सो प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी ये सब आपने पढ़ा होगा। तो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी कि जो द्वितीयक कार्य हैं उसमें जो व्यक्ति लगे रहते हैं वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करके उससे क्या एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में उसको फिनिश गुड में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग हो गया, बेकरी हो गया, पेय पदार्थ वाले जो संबंधी उद्योग हो जाते हैं, उसमें जो लगे लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि किस वर्ग के अंदर? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। सो इस चैप्टर में हम जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपने समझ गए होंगे अभी तक। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो किसी देश की आर्थिक उन्नति को कैसे देखा जाता है? सो अगर देश में बहुत ज़्यादा उद्योग बैठ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ नई इस्टेब्लिश हो रही हैं, सो कहा जाता है कि ये देश प्रगति कर रहा है। सो इंडस्ट्रीज़ एक तरह से डेवलपमेंट का साइन है। ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ मतलब कि ज़्यादा डेवलपमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसका महत्व क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मेनली बिकॉज, सो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो हमारा विनिर्माण
उद्योग है, ये सामान्यतः जो डेवलपमेंट है यानी कि जो विकास है, विकास की तथा विशेषतः जो आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इसको क्या बोला जाता है, रीढ़ समझा जाता है, मतलब कि बैकबोन समझा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ, दे ऑल्सो रिड्यूस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर बाई प्रोवाइडिंग द सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी कि जो विनिर्माण उद्योग है, वो न केवल कृषि के जो मॉडर्नाइजिंग मतलब कि एग्रीकल्चर में जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो कृषि के केवल आधुनिकीकरण में सहायक है। ऐसा नहीं है कि केवल वो कृषि के आधुनिकीकरण में ही सहायक है, इसके अलावा जो सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में जो जॉब्स हैं, रोज़गार उपलब्ध करा के कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। ठीक है, एक तरह से ये मतलब कि जॉब प्रोवाइडर भी है। ठीक है, सो देश में दूसरा बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। सो देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक क्या है, शर्त है, एक इम्पॉर्टेंट मतलब कि आवश्यक शर्त है। भारत में जो सार्वजनिक तथा जो संयुक्त क्षेत्र में लगे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उद्योग हैं, इसी विचार पर क्या है, आधारित थे। जन also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. So जनजातीय तथा जो पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्या है, जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उसको कम करना। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। सो जो निर्मित वस्तुएं हैं उसका निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है, जिससे कि क्या होता है, अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति होती है। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वैसे देश ही विकसित हैं जो कि रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्चे माल को विभिन्न तथा एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल तरीके से एक तैयार कर सकते हैं माल, जिसमें कि विनिर्मित करते हैं। तो भारत का विकास विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। Agriculture industries are not exclusive of each other. They move hand in hand. For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising. So क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो एग्रीकल्चर यानी कि जो हमारी खेती है, जो कृषि है, वो इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग से अलग नहीं है। दोनों एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भारत में जो कृषि है उस पर आधारित जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसने क्या किया है, कृषि की पैदावार बढ़ाने में मतलब प्रोत्साहित किया है। ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, रॉ मटेरियल्स के लिए किस पे निर्भर है, एग्रीकल्चर पे निर्भर है। और इनके द्वारा जो निर्मित उत्पाद होता है, जैसे कि सिंचाई के लिए पंप वगैरह बनता है, फर्टिलाइजर्स बनते हैं, पेस्टिसाइड्स बनते हैं, प्लास्टिक पाइप्स बनते हैं, मशीनें बनती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, औजार वगैरह बनते हैं, वो आदि जो है उस पर किसान निर्भर है। सो एक तरह से एग्रीकल्चर के लिए लोग, किसान किस पे निर्भर है, इंडस्ट्रीज़ पे, और रॉ मटेरियल्स के लिए इंडस्ट्रीज़ किस पे निर्भर है, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर इफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव। सो आज जब वैश्वीकरण की युग है, उसमें हमारे उद्योगों को बहुत अधिक कम्पिटिटिव यानी कि प्रतिस्पर्धी और सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमारी वस्तुओं की गुणवत्ता है, उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना होगा, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या टिक पाएंगे, प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, कम्पीट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें अपनी क्वालिटी को भी बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बताया गया है, मतलब कि उद्योगों का वर्गीकरण करके बताया गया है। तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के जो विभिन्न जो औद्योगिक उत्पाद होते हैं, मतलब कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी सूची बनाई, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, तेल हो गया, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल हो गया, स्कूटर और व्हीकल्स, दवाइयाँ, ये सब हो गई। इसका एक सूची बनाना है आपको। If we classify the various industries based on a particular criterion, then we would be able to understand on their manufacturing industries. So on the basis of source of raw materials used, मतलब कि जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, मतलब कि जो कच्चे माल का स्रोत है, उसके आधार पे इंडस्ट्रीज़ को कैसे क्लासिफाई किया गया। तो इसमें है दो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब एग्रो रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, याद रखिएगा। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब कि कृषि आधारित। तो जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल। सो ये सब क्या है, ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ होंगी वो कच्चे माल मतलब कच्चे माल के लिए डिपेंडेंट होंगे एग्रीकल्चर पे। ठीक है, दूसरा है मिनरल बेस्ड, जिसमें कि आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है, ये किस पे डिपेंडेंट है, मिनरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल्स के लिए। ठीक है,
तो ये याद रखना है। अब है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, सो जो उनकी प्रमुख भूमिका है उसके आधार पे कैसी इंडस्ट्रीज़ है। तो पहले तो है बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। सो सबसे पहले होता है आधारभूत उद्योग यानी कि बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री, जिसका जो उत्पादन होता है या जो कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे कि लोहा हो गया, आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया, इसके अलावा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो गया। फिर कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाई कंज्यूमर। तो एक होता है उपभोक्ता उद्योग यानी कि कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो कि जिसका कि उत्पादन डायरेक्ट मतलब कंज्यूमर्स कस्टमर को सीधे मिलता है, उसका वो उपयोग करते हैं, जैसे कि चीनी हो गया, टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया, सीविंग मशीन्स हो गया, फैंस हो गया। ये सब के जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं ये सब क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि उसमें कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई, कितनी पूंजी लगाई गई है, उसके आधार पे इंडस्ट्रीज़ को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, यानी कि लघु उद्योग, इज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट allowed on the assets of a unit. This limit has changed over a period of time. At present the maximum investment allowed is ₹1 crore. So ये क्या है, एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। ये निवेश सीमा क्या है, समय के साथ बदलते रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। ये निवेश मूल्य समय के साथ बदल गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश कितना हो गया है, अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यस, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सो स्वामित्व के आधार पे ओनरशिप, ठीक है, ओनर कौन है, तो उसमें पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे कि BHEL हो गया, सेल हो गया, एक्सेट्रा। तो एक सो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में लगे होते हैं, सरकारी एजेंसियों द्वारा ये प्रबंधित होते हैं और सरकार द्वारा ही संचालित होते हैं ये इंडस्ट्री, जैसे कि इसका एग्जांपल भेल और सेल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद होता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड। तो इसमें क्या होता है कि निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं जिनका क्या होता है कि ओनर कोई एक होता है या कोई कुछ लोग मिलकर प्राइवेटली एक कंपनी बनाते हैं, वही उनके ओनर होते हैं और वो उस तरह से। इसका कुछ एग्जांपल है टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर वगैरह ये सब है। फिर होता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज दैट आर ओन एंड ऑपरेट बाय प्रोड्यूसर्स ऑफ सप्लाई। तो रॉ मटेरियल्स के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, कच्चे माल के जो प्रोड्यूसर्स, वो मिलके कोऑपरेटिव बनाते हैं और फिर उसी से कुछ इंडस्ट्री चलती है। तो इसका एग्जाम्पल है क्या है, दे पुल सच एग्जाम्पल्स आर सुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड कोयर इंडस्ट्री इन केरला। सो ये सब कुछ इसके इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, मैंने जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज छोड़ दिया, सॉरी। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे उद्योग होते हैं जो कि राज्य सरकार और जो निजी क्षेत्र के कुछ लोग होते हैं, संयुक्त जो एक कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो मिल के चलाते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये सब याद रखना है। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। सो इसके अलावा, ये सब के अलावा क्या है, जो कच्चे तथा जो तैयार माल की मात्रा होती है उसके भार के आधार पे इंडस्ट्रीज़ को एक तो हम लोग हेवी वेट इंडस्ट्रीज़ में क्लासीफाई करते हैं, लाइट इंडस्ट्रीज़ में, हल्के उद्योग में जो कम भार वाले जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसका प्रयोग करके कम भार वाले ही उत्पादन तैयार करते हैं, जैसे कि क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है। और भारी उद्योग में आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करते हैं थोड़ा हम लोग विस्तार में। सो कृषि आधारित जो उद्योग है, कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। सो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब के जो उद्योग हैं वो कृषि से प्राप्त जो कच्चे माल है उस पर क्या है, आधारित है। सो किस तरह से एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन किया जाता है उसका यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो रेशा, कच्चा रेशा है उसका उत्पादन होता है, फिर उसका स्पिनिंग होता है, धुनाई होता है, कताई होता है, फिर उससे क्या यार्न तैयार होता है, उसके बाद वीविंग और नीटिंग होता है, मतलब कि बुनाई होता है, उसके बाद कपड़ा तैयार किया जाता है, उसके बाद फिर डाइंग और फिनिशिंग, मतलब कि उसमें रंगाई की जाती है और उसका फिर फिनिशिंग किया जाता है और उसके बाद वो गारमेंट बन जाता है, ठीक है। सो वस्त्र का इस तरह से निर्माण हो जाता है। तो किस तरह से आपने देखा कि जो रॉ फाइबर था उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट गारमेंट में किस तरह से प्रोसेस करके बना दिया गया, ठीक है। यहाँ पे यस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं वस्त्र उद्योग। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें वस्त्र उद्योग जो है उसका बहुत ही अलग महत्व है, क्योंकि इसका जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। देश का ये एक ऐसा अकेला
इंडस्ट्री कह सकते हैं, जो कि क्या है, रॉ मटेरियल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है, मतलब कि एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट है। Cotton textiles in ancient India, cotton textiles were produced with hand spinning and hand loom weaving techniques. After the 18th century, power looms came into use. Our traditional industry suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill-made cloth from England. So सूती वस्त्र उद्योग यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो प्राचीन भारत में जो सूती वस्त्र था वो हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। फिर क्या होता है, 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं शताब्दी के बाद जो करघों जो ये क्या कहते हैं, पावर लूम्स आ जाते हैं, जो विद्युत पे चलने वाले करघा आ जाते हैं, उनका उपयोग होने लगा। सो औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे जो परंपरागत उद्योग थे उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा, इससे हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के जो मशीन निर्मित जो वस्त्र थे उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाए। फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। जो फर्स्ट हमारा सफल सूती वस्त्र उद्योग कब 1854 में मुंबई में लगाया गया था। द टू वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट इन यूरोप, इन इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, देयर वॉज अ डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके, हेंस दे गेव अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो यूरोप दो विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था, इसीलिए ऐसे में इंग्लैंड को कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उसकी आपूर्ति हेतु जो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग था उसको प्रोत्साहन मिलता है। In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. तो शुरू के कुछ समय में, शुरू के कुछ जो वर्ष थे, जो ईयर्स थे, उसमें क्या था कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात के जो कपास जहाँ पे उत्पादन किया जाता है, आपने को पता होगा कपास उत्पादन ब्लैक सॉइल पर बहुत अच्छी तरह से होता है, वो किधर पाया जाता है, महाराष्ट्र गुजरात के एरिया में, तो उधर ही तक सीमित था। सो जो कपास की जो अवेलेबिलिटी थी, उपलब्धता, बाज़ार हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर जो पोर्ट्स हैं वो कितनी दूरी पे हैं, उसके अलावा जो लेबर हो गया, जो क्लाइमेट्स हो गए, इन सब जो कारक हैं, इसके स्थानीयकरण को क्या किए, बढ़ावा दिए। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों कपास चुनने वाले हो गए, गांठ बनाने हो गए, कताई करने वाले, रंगाई करने वाले, डिज़ाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले, सिलाई करने वाले को ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। समझ रहे हैं? इस उद्योग के कारण जो रसायन रंजक मिल स्टोर होता है तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की भी मांग बढ़ती है और फलस्वरूप इंडस्ट्रीज़ का विकास होता है। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक रॉ मटेरियल, एक कॉटन कितना लंबा चौड़ा इंडस्ट्रीज़ का एक चेन बना सकता है, एम्प्लॉयमेंट का कितने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकता है। सोचने वाली बात है कि नहीं? आप अपने आसपास भी देखते होंगे, इन चीज़ों को कनेक्ट करके देखा करिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, वाइल स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइन्स ऑफ वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा. India has world class production in spinning, but weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of the high quality yarn produced in the country. Weaving is done by handloom, power loom and in mills. So यद्यपि जो कताई कार्य है वो महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन जो सूती, रेशम और जरी की जो कशीदाकारी होती है ना, उसकी आदि की जो बुनाई की जो परंपरागत हमारे पास जो टैलेंट है, जो कौशल है और जो डिज़ाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक क्या है, विकेंद्रित है, मतलब इधर उधर होती है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि ये देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता है। बुनाई का कार्य हथकरघों, फिर पावर लूम्स, विद्युत करघों और मिलों में होता है। The hand spun खादी provides large scale employment to weavers in their homes as a cottage industry. So हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में जो बुनकर हैं उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करती है। सो खादी के कपड़े आपने देखे होंगे, बहुत महंगे भी आते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं वो। Why did महात्मा गांधी lay emphasis on the spinning yarn and weaving खादी? सो इसके बारे में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि महात्मा गांधी ने सूत कातने तथा खादी बुनने पर क्यों बल दिया था। Why is it important for our country to keep the mill sector looms lower than the power loom and hand loom? So हमारे जो देश के लिए जो विद्युत चालित करघे हैं तथा जो हथकरघे हैं द्वारा निर्मित जो लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित जो लूमेज है उसको कम रखना क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप सोचिए और ये आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बताइए। जूट टेक्सटाइल्स की बात करते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट द सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर। तो ये याद रखना है कि जूट में क्या है कि जूट को हिंदी में बोलते हैं पटसन, ठीक है। तो ये भारत क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है रॉ जूट का, ठीक है, तथा बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, मतलब कि एक्सपोर्टर, ठीक है। सो वर्ष 2010 से 11 में भारत में लगभग 80 जूट मिल्स थे, इंडस्ट्रीज़ थी। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित हैं।
द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप, ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही याद रखना है। पहला जूट मिल हुगली नदी के तट पर स्थापित हुआ था कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल के जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसका इंडिया के मैप पे बहुत अच्छी तरीके से चित्रण किया गया है। इसको एक बार देखना है और जो मेन चीज़ें हैं वो याद रख लेनी है, मैप वर्क में काम आएगा। So factors responsible for their location in the Hooghly Basin are proximity of the jute producing areas, expensive water transport supported by a good network of railways, roadways and waterways to facilitate movement of raw material to the mills, abundant water for processing raw jute, cheap labor from West Bengal and adjoining states of Bihar, Odisha and Uttar Pradesh. Kolkata is a large urban center, provides banking, insurance and port facilities for export of jute goods. So हुगली नदी के तट पर इनके स्थित होने के कुछ बहुत निम्न कारण भी हैं, जैसे कि जो जूट उत्पादक क्षेत्र हैं उसकी निकटता, वहाँ पे जल मतलब कि पानी सस्ता मिल जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन है, सड़क है, रेल है, जल परिवहन का जाल एक बना हुआ है, वहाँ पे पोर्ट्स भी हैं, कच्चे माल का मील तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे जो जूट्स हैं उसको संसाधित करने में प्रचुर जल मतलब कि पानी, जूट मिल्स एक तरह से देखिए जो रॉ जूट होता है वो एक तरह से वाटर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो पश्चिम बंगाल में, और ये याद रखिएगा जूट को ही बोलते हैं गोल्डन फाइबर, ये याद रखना है। बिहार और उत्तर प्रदेश से सस्ता जो लेबर मिल जाता है। कोलकाता का एक बड़ा नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग हो जाता है। बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए जो पोर्ट्स हैं उसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सब कुछ रीजंस हैं क्यों वहीं पे ज़्यादा इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ बेस्ड हैं। शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो चीनी उद्योग, तो भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ और जो खांडसारी बनाई जाती है उसके उत्पादन में इसका क्या है, प्रथम स्थान है, ये याद रखना है। और ये जो इंडस्ट्री है इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा भारी होता है और ढुलाई में इसका सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हुई है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ही है, समझ रहे हैं। ये उद्योग मौसमी है, अतः जो सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। सो क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? इन रिसेंट ईयर देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट। सो पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेष करके महाराष्ट्र में क्या हुआ है, बढ़ी है। इसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ के जो गन्ने हैं उसमें अधिक सुक्रोज की मात्रा है, ठीक है। अपेक्षाकृत जो ठंडी जलवायु है वो भी गुणकारी है, मतलब कि ठंडा क्लाइमेट है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियाँ भी सफल रही, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी सफल रही। अभी हमने पीछे कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ में एग्जाम्पल लिया था शुगर इंडस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र का, याद है ना। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, जो खनिज आधारित उद्योग होते हैं। वे उद्योग जो खनिज और धातुओं को रॉ मटेरियल के रूप में, मतलब कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। सो अब इसमें बात करते हैं हम लोग आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो जो लोहा और इस्पात उद्योग है ये क्या है, एक बहुत ही बेसिक उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी जो भारी, हल्के और मध्यम उद्योग हैं इससे बनी मशीनरी पर ही निर्मित है। क्योंकि आपको पता है लोहा स्टील लगभग हर मशीनरी में यूज़ होता है, तो ये एक तरह से बहुत ही बेसिक फंडामेंटल मूलभूत आधार है, इंडस्ट्री है, ठीक है, समझ रहे हैं। सो विविध प्रकार की इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री हो गया, डिफेंस के लिए, चिकित्सा के लिए, टेलीफोन वैज्ञानिक उपकरण हो गया, फिर विभिन्न प्रकार की जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनके निर्माण के लिए क्या होता है, स्टील की आवश्यकता होती है। प्रोडक्शन कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। सो स्टील का जो उत्पादन है और जो उसका खपत है उसको प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। सो लोहा और इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है दोनों ही भारी होता है और स्थूल होता है, और इसके लिए इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगता है। इस उद्योग के लिए आयरन ओर्स, कोकिंग कोयल और चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:1 होता है, ये याद रखना है। सो इसमें और भी कुछ ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा खुद से। यहाँ पे एक आपको बताया गया है किस तरह से रॉ मटेरियल से बनता है, मेटल बनता है, तो ये आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। मतलब स्टील का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है वो इस फ्लो चार्ट में बताए हुए हैं। क्योंकि चैप्टर लंबा है, हम लोग इस वीडियो में सब कुछ डिस्कशन नहीं कर सकते, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आयरन और स्टील प्लांट्स जो लोकेटेड है उसका आप देख सकते हैं। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि झारखंड और वेस्ट बंगाल में ही ज़्यादातर जो हैं वो लोकेटेड हैं। उसके अलावा साउथ में आप देख सकते हैं कर्नाटका में, तमिलनाडु में, और इधर एक विशाखापट्टनम, यानी कि इधर थोड़े बहुत सिचुएटेड है। छोटा नागपुर प्लेटियो रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो जैसा कि हमने देखा कि झारखंड और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, ओके।
अब हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की। सो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। सो भारत में जो एल्यूमिनियम प्रगलन, स्मेल्टिंग का हिंदी होता है प्रगलन, दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यहाँ ये हल्का होता है, जंग अवरोधी होता है और इसमें ऊष्मा का सुचालक होता है, लचीला होता है और अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन वगैरह हो गया, तार बनाने में किसका, एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इसका महत्व समझे तो स्टील, तांबा, जस्ता, शीशे के विकल्प के रूप में भी प्रयुक्त होने से बढ़ा है। मतलब कि एक तरह से उसकी जगह पे, स्टील की जगह पे भी हम लोग एल्यूमिनियम का यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में। सो देश के एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा क्या है, बॉक्साइट द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इज़ वेरी डार्क रेडिश। सो स्मेल्टर्स में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में, जो कि भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, प्रयोग किया जाता है। और जो चार्ट दिया हुआ है 6.5, उसमें एल्यूमिनियम निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है, उसको आप लोग एक बार चार्ट को पढ़ लीजिएगा, फ्लो चार्ट को। इस उद्योग की स्थापना की 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं। क्या है वो 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ? रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट। मतलब कि नियमित रूप से ऊर्जा की आपूर्ति होते रहना चाहिए और कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ की, यानी कि रसायन उद्योग की। Chemical industry in India is fast growing and diversifying. It comprises both large and small scale manufacturing industry. तो भारत में जो रसायन उद्योग है वो तेज़ी से विकसित हो रहा है और फैल भी रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है और ये जो इंडस्ट्री है ये एशिया का तीसरा सबसे बड़ा और विश्व के में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर, याद रखिएगा। इसमें जो लघु और बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है, मतलब कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसके बाद वो एग्जांपल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का प्रोसेस दिया हुआ, ऊपर स्टील का था, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ऑर्गेनिक में केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर। सो और कार्बनिक जो रसायन होते हैं उसमें सल्फ्यूरिक तो उसमें सल्फ्यूरिक जो अम्ल होते हैं, उर्वरक, कृत्रिम वस्तु हो गए, प्लास्टिक, गोंद, रंग, रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। और बाकी यहाँ पे यही चीज़ें एग्जांपल्स दी गई। द केमिकल इंडस्ट्री इन इट्स ओन लार्ज बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू। तो यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री के बारे में ही बात किया गया। रसायन उद्योग क्या है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उपभोक्ता भी है मतलब कि आधारभूत रसायन और एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग क्या होता है, औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि में होता है, उपभोक्ता बाजार के लिए किया जाता है। ऐसी उत्पादों की एक सूची आपको बनानी है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर। सो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फॉस्फेट उर्वरक, डीएपी तथा अमोनियम फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास शामिल हैं, के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द ही केंद्रित है। ठीक है, समझ रहे हैं। तीसरा अर्थात पोटास जो होता है, थर्ड पोटास इज इंटायरली इंपोर्टेड एज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटास और पोटेशियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म। तो पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में जो है वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटेशियम यौगिक का भंडार नहीं है, तो ये पूरी तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है 100%। आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे बताया गया है कि जो हरित क्रांति हुई, जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, उसके पश्चात ये उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक जो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन है उसका लगभग 50% उत्पादन वो करते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली। सो आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत जगह में फैला हुआ है ये, तो लगभग बहुत सारे स्टेट्स इसका उत्पादन करते हैं। उसके बाद है सीमेंट आप सब लोग जानते होंगे, जैसे घर बनाना हुआ, कोई पुल बनाना हुआ, सड़क बनाना हुआ, हवाई अड्डा, बांध, कारखाने, कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान के निर्माण में सीमेंट क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये भारी और स्थूल कच्चे माल जैसे कि चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता इसमें होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा जो विद्युत ऊर्जा है यानी कि जो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी भी आवश्यकता होती है। Industry is strategically located plants in Gujarat that have suitable access to the market in the Gulf countries. So इस उद्योग की जो इकाइयाँ हैं वो गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहाँ से ही इसे खाड़ी के देशों में बाजार की उपलब्धता है।
गल्फ कंट्रीज़ में अच्छे से इसको मार्केट मिल जाता है। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई। ये याद रखना है कि पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का और प्रकाश हुआ कह रहे हैं, सॉरी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके बाद मोटर गाड़ी जो उद्योग है। सो मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान हो गए, उसके क्या होते हैं, फास्टली कहीं पे अगर हमें पहुंचना है, क्विक ट्रांसपोर्ट करना है गुड्स और सर्विसेज का या फिर पैसेंजर्स का, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, व्हीकल्स यूज़ करते हैं। ट्रक्स, बसेस, कार्स, ये सब जो बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, यहाँ पे ये सब कुछ इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीकॉम। सो फोन्स हो गए, टेलीफोन्स हो गए, टेलीविजन्स हो गए, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर। सो कंप्यूटर वगैरह जो भी चीज़ें हो गई वो कहाँ बनती हैं, इन्हीं सब इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं। सो बेंगलुरु को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ये याद रखना है, बेंगलुरु इज़ एक इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ में भी, यहाँ पे भी आपको इस तरह के इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। और जो सर्वाधिक जो संकेंद्रण है वो आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, नोएडा में, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में। सो आईटी इंडस्ट्री सब आपने सुना होगा ना, ये सब कहाँ, ये उस इंडस्ट्री की हमने अभी बात की। Industrial pollution and environmental degradation. Although industries contribute significantly to India's economic growth and development, the increase in pollution of land, water, air, noise, and resulting degradation of environment that they have caused cannot be overlooked. Industries are responsible for 4 types of pollution: air, water, land, noise. सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यद्यपि माना उद्योगों के द्वारा भारत की जो विकास है, वो अर्थव्यवस्था है, वो उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, बहुत विकास हुआ, महत्वपूर्ण भूमिका है इसका, लेकिन इनके द्वारा बढ़ते जो भूमि हो गया, वायु, जल और पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। सो उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। सबसे पहला होता है वायु, दूसरा होता है जल, तीसरा होता है भूमि, चौथा होता है ध्वनि, यानी कि एयर, वाटर, लैंड, नॉइज, पॉल्यूशन। ये सब कुछ पॉल्यूशन है जो कि इंडस्ट्रीज़ के द्वारा होता है। सो एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाई प्रेजेंस ऑफ हाई proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide. सो वायु प्रदूषण कैसे होता है, अधिक अनुपात में जो अनचाही गैसें हैं उसकी उपस्थिति, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन मोनोक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। सो हवा में जो निलंबित कण नुमा पदार्थ में ठोस और द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे कि धूल, स्प्रे, कुहासा, धुआं, ये सब। रसायन और कागज उद्योग, ईंट के जो भट्टे होते हैं, तेल जो शोधन शालाएँ होती हैं, प्रगलन उद्योग, स्मेल्टिंग इंडस्ट्री जो होती हैं, फिर जो जीवाश्म ईंधन दहन और छोटे बड़े कारखाने होते हैं, वो क्या एयर पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। वो नियमों का उल्लंघन करते हुए क्या करते हैं, धुआं निष्कासित करते हैं, जैसे कि क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है। सो भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये आपने पहले भी मैंने पढ़ाया था। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी एनसीईआरटी में हमेशा एक एग्जाम्पल के तौर में दिया रहता है। और वो गैस ट्रेजेडी आप मतलब वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो गैस का रिसाव है, वो कितना जानलेवा हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ को कितना इफेक्ट करता है। पूरे एरिया में आज तक उसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सब बात करते हैं हम लोग वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंस डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। तो क्या होता है कि उद्योगों द्वारा जो कार्बनिक मतलब कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो वेस्ट हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसको नदी में बहा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, नदी में पॉल्यूशन होता है, जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या हैं, जो ये सब हैं, पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ये सब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब मेन रीज़न है। ये जो डाइज़ होती हैं, आर्टिफिशियल डाइज़, उसको बहा देते हैं, उसमें किसी बहुत तरह के एसिड्स होते हैं, बहुत तरह के जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सब नदी पानियों में बहाया जाता है, बहुत तरह के केमिकल्स, जिसमें कि कार्बन, प्लास्टिक, रबर वगैरह सब होता है। और फिर जो वाटर बॉडीज़ में जो एनिमल्स हैं, जैसे कि मछलियाँ हो गई, जो मेंढक हो गए, इन लोगों को बहुत नुकसान होता है, ये लोग मर जाते हैं। वही पानी हमारे तक भी पहुंचता है, वो गंदा पानी होता है, उसमें किसी एसिड की, किसी रसायन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। मेरा गला थोड़ा ख़राब है। थर्मल पोल्यूशन की बात करते हैं, मतलब कि तापीय प्रदूषण। जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जल में क्या होता है, थर्मल प्रदूषण होता है, यानी कि तापीय प्रदूषण होता है। और सोचिए जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा।
जो जल के अंदर जो जीव हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट और परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार और अकाल ग्रसों जैसी बीमारियां होती हैं। मिट्टी और जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे को ढेर, विशेष करके कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण और कूड़ा करकट जो मिट्टी को है क्या फर्टिलिटी को ख़त्म करते हैं, अनुपजाऊ बनाते हैं। और वर्षा जब बारिश होती है तो यही चीज़ें मिट्टी के पानी के साथ बहते हुए मिट्टी में से चली जाती हैं। कहाँ मिल जाती है? नदियों में। तो एक तरह से दोनों तरीके से पॉल्यूशन हो गया। एक तो लैंड पॉल्यूशन हुआ ही, ऊपर से वाटर पॉल्यूशन भी हो गया। और नॉइज़ पोल्यूशन तो आप लोग जानते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कुछ इंडस्ट्रीज़ में ध्वनि प्रोड्यूस होती है, जिससे कि क्या होती है, हमारे हृदय की गति बढ़ सकती है, रक्तचाप और अन्य कुछ कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती हैं। व्यथाएं भी बढ़ती रहती हैं। व्यवस्थाएं कह रही, सॉरी, बहुत स्लिप ऑफ टंग हो रहा है आज। ये सब कुछ आपने देखा होगा। अब जब भी आप मार्केट में जाते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होती है, व्हीकल्स का शोर होता है, तो आपको इरिटेशन होता है। क्यों? क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। उससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, मन चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, शांति सबको पसंद होती है। तो नॉइज़ पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीज़न है और इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ये होता है। ड्रिलिंग वगैरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो जनरेटर वगैरह जहाँ पे यूज़ होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। Control of environmental degradation. Every liter of waste water discharged by our industry pollutes 8 times the quantity of fresh water. How can the industrial pollution of fresh water reduce? तो यहाँ पे कुछ दिया, जो कारखानों द्वारा जो निष्कासित 1 लीटर जो अपशिष्ट होता है, उसे लगभग क्या होता है, 8 गुना जो हमारा फ्रेश वाटर पीने युक्त पानी है वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो इसको कैसे बचाया जा सकता है, यहाँ पे कुछ सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले तो मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाई रीयूजिंग रिसाइकलिंग इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। तो विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग और जल का 2 या 2 से अधिक उपरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः योग, मतलब कि रीयूजिंग, रिसाइकलिंग, ये सब करने की जरूरत है वाटर के साथ, और मिनिमम यूज़ करने की ज़रूरत है। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल को संग्रहण करने की आवश्यकता है। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इन्फ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग देम। पहले ही जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको ट्रीट करिए, उनको शोधन करिए और उसको जल में प्रवाहित न किया जाए। यहाँ पे किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यहाँ पे बताया हुआ है। ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है उसका स्तर जहाँ पे कम है, वहाँ इंडस्ट्रीज़ द्वारा इसका अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। जो हवा में जो निलंबित प्रदूषण है उसको कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होने चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल और गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों और उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटर में साइलेंसर लगाया जा सकता है जिससे कि नॉइज़ पोल्यूशन कम हो। ऐसी मशीनरी का भी प्रयोग किया जा सकता है जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रोड्यूस करे। ये सब कुछ मेजर्स हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमेशा आपने पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं जो कि पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास को उसकी ज़रूरत है। बहुत सारी चुनौतियां हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक तो आप पॉल्यूशन की अभी आपने बात की कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ किस तरह से हमारे देश को विकास की तरफ ले जा रही हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इससे एडवर्स इफेक्ट भी पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे। तो विकास तो ज़रूरी है, लेकिन इन्वायरमेंट को ख़तरे में डालते हुए अगर विकास किया जाए तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा। तो हमें इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, मतलब कि देखते हुए चलना है। यहाँ पे एनटीपीसी मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इट हैज़ एनटीपीसी के बारे में दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एनटीपीसी के द्वारा कुछ मेजर्स बताए गए हैं जिससे कि ध्यान में रखकर जो विद्युत संयंत्र हैं उसकी स्थापना करता है, और इसमें जो निम्न उपाय हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, इसका एग्ज़ाम में आ सकता है, हो सकता है आ जाए। यही था हमारा चैप्टर। इसमें हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, हमने देखा इंडस्ट्रीज़ हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है, हमने देखा कितने टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, हमने ये देखा। बहुत सारी चीज़ों के हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की, हमने आयरन इंडस्ट्री, शुगर वगैरह, टेक्सटाइल, कॉटन, सबकी बात की।
इसके बाद हमने बात किया कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रही हैं, और फिर हमने बात किया कि इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है। और उसके बाद अंततः हमने ये समझा कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश को आगे ले जाने के लिए, इंडस्ट्रीज ज़रूरी हैं, लेकिन एक सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट हो तो वो ज़्यादा कारगर होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। सो इस चैप्टर में यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।